नमस्कार। आइए आज इस सत्र में डिप्टी कलेक्टर अमरकांत की कहानी का विवेचनात्मक क्वेश्चन करते हैं। इस कहानी में एक बड़ा क्वेश्चन बनकर सामने यह आता है कि अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टर मध्यम वर्ग की त्रासद पूर्ण दशाओं का यथार्थपरक चित्रण करता है। विवेचना कीजिए। आइए इसकी विवेचना करते हैं। विवेचनात्मक क्वेश्चन करने से पहले आपको कहानी के तत्वों को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। कहानी के तत्वों में हम सबसे पहला कथा वस्तु लेकर इसके साथ कथा वस्तु के साथ इसकी विवेचना करेंगे। डिप्टी कलेक्टर कहानी के शकलदीप बाबू मुख्तार थे, लेकिन कुछ वर्षों से उनकी मुख्तारी चल नहीं रही थी। बुढ़ौती के कारण उनके आवाज़ में वह न तड़प रह गई थी और न शरीर में ताकत और न चाल में वह अकड़ थी। इसलिए मुवक्किल उनके यहाँ कम ही पहुँचते थे और जो कुछ पहुँच जाते थे तो वो भी उनके ऊपर नाराज होकर भड़क कर चले जाते थे। इस हालात में वे राम का नाम लेकर कचहरी जाते, अक्सर कुछ पा जाते, उसी से दोनों जून चौका चूल्हा जल जाता। उनका बड़ा लड़का नारायण बीए तृतीय श्रेणी में पास होने पर भी कई परीक्षाओं में बैठा था, परंतु सफल नहीं हो पाया। एमएलए लोगों के दरवाजों के चक्कर लगाने और उल्टे सीधे फन का इस्तेमाल करने के बावजूद उसको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी थी। 2 बार डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा में बैठ चुका था, परंतु सफल नहीं हुआ था। अब एक ही अवसर उसे मिलने वाला था और उसी समय की ये पूरी दास्तान है। शकलदीप बाबू को उनकी पत्नी जब नारायण की फीस भरने की तारीख याद दिलाती है, तब अनेकों चोट खाया हुआ मध्यम वर्ग का ये आदमी अपने बेटे की लायकी की असलियत बयान करता है। जैसे मामूली एजी ऑफिस की क्लर्की में तो पूछे नहीं गए, डिप्टी कलेक्टर में कौन पूछेगा? आप में क्या खूबी है साहब, आप डिप्टी कलेक्टर हो जाएंगे। 3rd क्लास बीए पास आप हैं, 24 घंटे मटर गश्ती आप करते हैं, दिन रात सिगरेट आप फूकते हैं। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? बड़े बड़े बह गए, गधा पूछे कितना पानी। फिर करम की बात होती है। भाई समझ लो तुम्हारे करम में नौकरी लिखी ही नहीं है। शकलदीप बाबू ने खरी बात सुना दी और वे भी जानते थे कि नारायण डिप्टी कलेक्टर के लायक नहीं है, परंतु मध्यम वर्ग हमेशा दिवा स्वप्न देखते रहता है, उसमें आस बंधी रहती है। बेटे का बड़ा महत्व रहता है। माँ जब उसका पक्ष लेती है तो शकलदीप बाबू उसे डांटते हैं। उन्होंने वार दोनों पर किया है, मध्यम वर्ग की नारी पर और बेटे पर। यथा लड़का है तो लेकर चाटो, सारी खुराफात की जड़ तुम ही हो और कोई नहीं। तुम मुझे जिंदा रहने नहीं देना चाहती, जिस दिन मेरी जान निकलेगी तुम्हारी छाती ठंडी होगी। मध्यम वर्ग की यह बेबसी है। वह बेटे को कुछ नहीं कह सकता, कारण नारी उसकी सहायता में खड़ी होती है। नारायण को समझना चाहिए कि अपना गरीब बाप कितनी बार फीस के पैसे जुटाए, कहाँ से जुटाए। शकलदीप बाबू कहीं से उधार पैसे लाते हैं और बबुआ की फीस भर देते हैं। इसके बाद शकलदीप बाबू पूरी कहानी में अपने बेटे की सेवा में जुटे दिखाई देते हैं। वह अपनी पत्नी को उसके लिए नाश्ते में हलवा बनाने की बात करते हैं। उसकी पढ़ाई में बाधा ना पड़े इसलिए स्वयं नारायण का कमरा साफ करते हैं। जिस राधा स्वामी वादियों पर बिगड़ते थे उसी के गुणगान करने लगते हैं। पत्नी को भी प्रोत्साहित करते हैं। प्रतिदिन कचहरी से लौटते समय एक आध सेब और कैंची सिगरेट के पैकेट ला देते हैं। 2-4 रुपये पत्नी को भी दे देते हैं। मध्यम वर्ग का आदमी बड़ा अंधविश्वासी होता है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वह परमात्मा की शरण में जाता है। एक समय था जब शकलदीप बाबू राधा स्वामी वादियों पर बिगड़ते थे, मौका बेमौका उसकी कड़ी आलोचना करते थे। अब वे बदल गए हैं। राधा स्वामी को वे देवताओं के देवता मानने लगे हैं। कहने लगे, सुनते हैं सच्चे मन से राधा स्वामी की पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। वे स्वयं भी अपने घर से 1 मील की दूरी पर स्थित शिव जी की मंदिर में जाने लगे थे। वह बहुत चलता हुआ मंदिर था।
और उसमें भक्तजनों की बहुत भीड़ होती थी। वे मंदिर में 1-1.5 घंटे तक रहते और 10 बजे घर आ जाते। वे भगवान से यही प्रार्थना करते कि नारायण का चुनाव इस बार डिप्टी कलेक्ट्री में हो जाए। मध्यम वर्ग का आदमी चाहता है कि उसके लिए ही खर्च किया जाए जिससे लाभ होने वाला हो। सकलदीप बाबू नारायण के लिए ही मेवे लाते थे ताकि खाकर उसका दिमाग तेज हो। परंतु जब उनका छोटा लड़का टुनटुन उसके मेवे उड़ाए तो पहले वे पत्नी पर बरसे और टुनटुन के मिलने पर उसकी पिटाई भी कर देते हैं। पत्नी ने जो कहा वह मध्यम वर्ग की यथार्थ दशा है। जैसे कभी मेवा, मिश्री, फल, फूल तो उनको मिलता नहीं। बेचारे खुद्दी चुन्नी से जो मिलता है उसी पर सब्र बांधे रहते हैं। अपने हाथ से खरीद कर कभी कुछ दिया भी तो नहीं गया, लड़का ही तो है, मन चल गया, खा लिया। पत्नी की बात से उन्हें गहरी चोट लगती है, परंतु वो इसका जवाब उस ढंग से देने के बजाय क्रोध में देते हैं। ऐसे खाने पर लानत भेजते हैं। मध्यम वर्ग की नारी जमुना भय, अपमान और गुस्से से रोने लगती है। उसके हाथ में एक ही हथियार रहता है, भोजन नहीं करना। डिप्टी कलेक्ट्री कहानी के नारायण ने केवल आस्था और किस्मत के भरोसे पर पद पाना नहीं चाहा। सचमुच उसने कड़ा परिश्रम किया था, इतना अधिक परिश्रम किया कि सभी आश्चर्यचकित थे। वह 18-19 घंटे तक पढ़ता। उसकी पढ़ाई में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने पाती, बस उसे पढ़ना था। उसका कमरा साफ मिलता, उसका बिछौना बिछा मिलता। दोनों जून गांव के शुद्ध घी के साथ दाल भात रोटी तरकारी मिलती। शरीर की शक्ति तथा दिमाग की ताजगी को बनाए रखने के लिए नाश्ते में सवेरे हलवा, दूध तथा शाम को मेवा या फल। और तो और लड़के की तबीयत ना उछटे इसलिए सिगरेट की भी समुचित व्यवस्था की। परिणाम यह होता है कि उसके पर्चे सचमुच बहुत अच्छे जाते हैं। उसे पूरा विश्वास था कि परीक्षकों ने बेईमानी नहीं की तो उसे इंटरव्यू में अवश्य बुलाया जाएगा। परंतु मध्यम वर्ग के अन्य लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसका कहना था कि हर बार मध्यम वर्ग के अन्य लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उनका कहना था कि हर बार तो यह यही कहता है। एक दिन जब प्रादेशिक लोक सेवा आयोग से इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने की सूचना आती है तो सारे शहर में यह समाचार बिजली की तरह फैल जाता है। मध्यम वर्ग के लिए यह सबसे बड़ी खबर थी कि उनमें से किसी को डिप्टी कलेक्ट्री के लिए इंटरव्यू के लिए बुलावा आया है। अंबिका बाबू ने तो सकलदीप बाबू को बधाई देते हुए कहा कि इंटरव्यू में बुलाए जाने का मतलब यह है कि अगर इंटरव्यू थोड़ा भी अच्छा हो गया तो चुनाव निश्चित है। नारायण जब इंटरव्यू देकर आया तो उसके हृदय में अत्यधिक उत्साह था। उसका इंटरव्यू पूरे 50 मिनट चला और उसने सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए थे। मध्यम वर्ग का आदमी का अपना गणित होता है, जिसे लेना है उसका ही इंटरव्यू ज़्यादा देर तक चलना चाहिए, अन्यथा 10 मिनट में बाहर कर दिया जाता है। किसी ने बेईमानी की बात कर दी तब सकलदीप बाबू ने उसका निराकरण करते हुए कहा, अगर बेईमानी करनी होती तो इतनी देर तक इसका इंटरव्यू चलता क्या, इंटरव्यू में बुलाया ही ना होता। अपना अपना गणित तथा मध्यम वर्ग बहुत जल्दी सपने बुनने लगता है। बार बार वही सोचने से ब्रह्म मुहूर्त पर भी उन्हें ऐसा ही सपना आता है कि नारायण डिप्टी कलेक्टर हो गए। ठीक सवेरे सपना उन्होंने देखा कि एक बंगला में हम लोग रह रहे हैं और हमारे दरवाजे पर मोटर गाड़ी खड़ी है। सकलदीप बाबू अपने मित्र कैलाश बिहारी से ऐसे ऐसे गप्पे हाँकते हैं कि सुनने वाला भी अविश्वास कर ले, पर कहे नहीं। जैसे उन्होंने नारायण का नाम पहले पन्ना लाल रखा था, परंतु एक महात्मा ने कहा कि आज से इसे नारायण कहा करो, इसके कर्म में राजा होना लिखा है। पर जमाने की बात दूसरी थी, लेकिन आजकल राजा का अर्थ क्या है? डिप्टी कलेक्टर तो भी एक अर्थ में राजा ही हुआ। आज़ादी के पहले और उसके बाद के कुछ वर्षों तक मध्यम वर्ग सपनों में जीता रहा, परंतु बाद में उसका मोह भंग हुआ।
जिस दिन नतीजा आने वाला था, सकलदीप बाबू रेलवे स्टेशन पर सीधे न जाकर शिव जी के पिंड के समक्ष अपना माथा टेक कर बैठ गए। मंत्रोच्चार करते हुए वहीं बैठ गए। तब तक बैठे रहे जब तक कि जंग बहादुर ने आकर उन्हें नतीजा नहीं सुनाया। नतीजे में नारायण का नाम था, पर 16वें-17वें स्थान पर। उसने आशा दिलवाई कि कुछ लड़के कलेक्ट्री में चले जाते हैं तो कुछ मेडिकल में, तो नारायण की चुनने की संभावना बनती है। आशा और निराशा के बीच झूलते सकलदीप बाबू पर उक्त समाचार का ऐसा प्रभाव हुआ कि वे सन्न रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। मध्यम वर्ग ऐसे आघात को सहन नहीं करता। अमरकांत ने देखिए इस प्रभाव को कैसे अंकित किया है। वह कुछ देर तक वहीं सिर झुकाकर इस तरह खड़े रहे जैसे कोई भूली हुई बात को याद कर रहे हैं। फिर वह चौंक पड़े और अचानक उन्होंने तेजी से चलना शुरू कर दिया। उनके मुंह से धीमे स्वर में तेजी से सिर सिर निकल रहा था। वे सूखे पत्ते के भांति डगमग डगमग चले जा रहे थे। मध्यम वर्ग के लोग बिना टीका टिप्पणी किए किसी को छोड़ते नहीं। कुछ लोगों ने उनको देखकर मुस्कुराकर आपस में आलोचना प्रत्यालोचना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने संतोष से, कुछ लोगों ने सहानुभूति से तथा कुछ लोगों ने अफसोस से देखा। वे घर इसलिए भागे जा रहे थे कि नारायण कुछ कर ना ले। ऐसे समय आशंका होती है कि लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। घर पर मुर्दानी छा रही थी, पर नारायण के पास जाते हैं, नारायण को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। सकलदीप बाबू एकदम डर जाते हैं। उन्होंने हृदय से अपना बायां कान और नारायण की सांस देखी। वह नियमित चल रही थी। उन्हें खुशी इस बात की हुई कि नारायण ने आत्महत्या नहीं की, परंतु थोड़ी ही देर में उनकी आंखें भर आई। उनकी सारी आशाएं, सारे सपने चूर चूर हो गए। जीने का सारा उत्साह समाप्त हो गया।